गुजरात के अहमदाबाद में एक बंद फ्लैट से खजाना मिला है। गुजरात एटीएस और डीआरआई की टीम ने छापा मारा है। बक्से में करीब 100 किलो सोना छिपाया गया था। 1 करोड़ से ज्यादा कैश भी बरामद हुआ है। फ्लैट एक शेयर ब्रोकर का है और अब जांच टीम पड़ताल कर रही कि आखिर करोड़ों का सोना इस फ्लैट में कैसे पहुंचा। फ्लैट खुला तो निकला खजाना। छापेमारी में मिला 100 किलो सोना। अभी हाल ही में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ा गया है। जांच टीम ने रान्या से 14 किलो सोना बरामद किया था। वो कानूनी शिकंजे में घिरी हुई है। वहीं अब अहमदाबाद में सोने की बड़ी खेप बरामद हुई है। पालड़ी इलाके में जब गुजरात एटीएस और डीआरआई की टीम ने छापा मारा तो अधिकारी भी दंग रह गए। बंद पड़े फ्लैट की जब तलाशी ली गई तो वहां से करोड़ों का खजाना निकला। घर के कोने कोने की जांच की गई। एक बक्से में सोने का भंडार छिपाया गया था। जब बक्सा खुला तो उसमें से चमकता दमकता गोल्ड निकला। सोने के दाम कितना उछाल मार रहे हैं ये सभी को पता है, जिससे आम आदमी भी त्रस्त है। लेकिन पालड़ी के इस फ्लैट से 87 किलोग्राम से ज्यादा सोना निकला। बड़ी मात्रा में सोने की बिस्किट है। बाजार के मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। छापे के दौरान ज्वेलरी भी बरामद की गई, जो 19 किलो से ज्यादा बताई गई है। वहीं 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा कैश भी जब्त किए गए। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में आया हुआ आविष्कार फ्लैट जो किराए पे भाड़े पे लिया गया था और फिलहाल 18 घंटे की तहकीकात के बाद यहाँ सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ है। माना जा रहा है करोड़ों रुपए का गोल्ड और साथ ही साथ जो कैश रकम मिली है उनको डीआरआई और एटीएस की टीम ने लगातार 18 घंटे काम कर ये सर्च ऑपरेशन किया और सारा जो मुद्दामाल है उनको कब्जे किया है। आगे की तहकीकात के लिए उनको डीआरआई ले जाएगा है और साथ ही साथ जो मेघ शाह है उनकी तहकीकात किया जाएगी। वो फिलहाल पिछले कई महीनों से यहाँ आता जाता रहता था और गोल्ड और कई कैश जो थी वो भी रखता था, पर वो कौन है, किसका इसके पीछे हाथ है, वो सारी तहकीकात की बात है। छापेमारी के दौरान नोट गिनने के लिए 2 मशीनें और सोना तौलने के लिए इलेक्ट्रिक तराजू भी मंगाए गए। जानकारी सामने आई कि फ्लैट के मालिक महेंद्र शाह और मेघ शाह हैं। दोनों शेयर मार्केट ऑपरेटर हैं। टीम को सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में सोना तस्करी करके लाया गया है, जिसके बाद 20 से ज्यादा अधिकारियों ने पालड़ी के आविष्कारिक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 104 पर छापा मारा। बाद में सोने के बक्से को सीज किया गया और जांच टीम उसे अपने साथ ले गई। अब सवाल ये है कि ब्रोकर के पास सोने का भंडार आखिर कहां से आया और इस खेल में कौन कौन शामिल है। गुजरात में हाल ही में ये सबसे बड़ी सोने की बरामदी हुई है। आगे के दिनों में ये भी मालूम पड़ेगा कि इसके साथ ही साथ ये कैश जो है वो किसने रखा था, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं शामिल, उसकी सारी तहकीकात करेंगे और आगे के दिनों में इसके साथ जो लोग जो शामिल होंगे उसकी भी पुलिस तहकीकात करेगी। कैमरा पर्सन नीलेश सोसा के साथ मौलिक दमेचा, न्यूज़ 18 अहमदाबाद। सीमा हैदर के घर किलकारी गूंजी है। वो 5वीं बार मां बनी है। ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में उसकी डिलीवरी हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों स्वस्थ हैं। सुबह 4:30 बजे सीमा हैदर के घर पे नन्हा मेहमान आया। पाकिस्तान से सीमा हैदर जब भारत आई थी तो अपने साथ 4 बच्चों को लाई थी। वहीं अब उनके घर 5वीं बार किलकारी गूंजी है। सीमा हैदर ने बच्ची को जन्म दिया है। सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीमा और सचिन के वकील एपी सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। सीमा हैदर की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक सीमा और बच्ची दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उसकी डिलीवरी की बातें काफी समय से हो रही थी। खुद सीमा ने भी बताया था कि वो 5वीं बार मां बनने वाली है।
कुछ दिनों पहले सीमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब उनकी डिलीवरी की बात जोर से उछली, लेकिन तब वो बात सच नहीं निकली। सीमा हैदर की बेटी का क्या नाम होगा, अब इस पर चर्चा होने लगी है। वहीं एपी सिंह ने भी सीमा के प्रशंसकों को नाम सुझाने के लिए कहा है। आगे नामकरण की प्रक्रिया जो होगी उसमें हम आप लोगों से भी, पूरे देश और दुनिया के लोगों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे उस पर सूचना दे, नाम की, अपने नाम बेटी के आधार पर, भारतीय बेटी के आधार पर नाम सुझाएं और नाम भेजें, जिससे हमें नामकरण के समय पर उन नामों से सुविधा हो सके और जिस नाम के ज्यादा आएंगे वही नाम सीमा सचिन मीना की बेटी का रखा जाएगा। सीमा हैदर और सचिन मीना पबजी खेलते खेलते एक दूसरे के करीब आए। बाद में दोनों ने नेपाल में शादी का दावा भी किया। साल 2023 में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल पहुंची, जहां से वो सचिन मीना के साथ अवैध रूप से भारत आई। करीब 1 महीने तक दोनों चोरी छिपे रहे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच पड़ताल की, दोनों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। दोनों ने ग्रेटर नोएडा में हिंदू रीति रिवाज से शादी भी की थी। वहीं पाकिस्तान में सीमा का पहला पति गुलाम हैदर बार बार अपने बच्चों की कस्टडी की बातें करता आया है। वो सीमा की प्रेगनेंसी की खबर से भी काफी भड़का हुआ था। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता का आवेदन भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। अब सवाल ये भी है कि सीमा की बेटी को कहां की नागरिकता मिलेगी। जानकारों के मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। सीमा को अभी भारत की नागरिकता नहीं मिली है, इसलिए वो अवैध प्रवासी है, इसलिए बच्ची को भारतीय नागरिकता भी नहीं मिलेगी। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन टैक्स भरने के मामले में सेलिब्रिटी में आगे निकलते दिख रहे हैं। इसमें उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया। अमिताभ ने 120 करोड़ टैक्स का भुगतान किया है। बयासी साल की उम्र में भी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का जलवा बरकरार है। जहां वो अपनी हर फिल्म में दमदार किरदार के साथ धमाल मचाते हैं, तो वहीं अब टैक्स चुकाने के मामले में भी वो सबसे आगे दिख रहे हैं। इनकम टैक्स भरने में उन्होंने सभी सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख और सलमान खान जैसे सुपरस्टार भी उनसे काफी पीछे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अमिताभ बच्चन ने 100 करोड़ से ज्यादा का टैक्स अदा किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में बिग बी की कमाई 350 करोड़ रुपए रही, जिसमें से उन्होंने 120 करोड़ के टैक्स का भुगतान किया है। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते 52 करोड़ 50 लाख रुपए टैक्स की अंतिम किस्त के तौर पर चुकाए। शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने 84 करोड़ टैक्स भरा। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने 80 करोड़ टैक्स जमा किया, तो वहीं सुपरस्टार सलमान खान ने 75 करोड़ टैक्स चुकाया है। पिछले साल सेलिब्रिटी में सबसे ज्यादा टैक्स शाहरुख खान ने भरा था। उन्होंने 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया था। वहीं पिछले फाइनेंशियल ईयर में अमिताभ ने 71 करोड़ का टैक्स भरा था, लेकिन इस बार बिग बी शाहरुख खान से आगे निकल गए। अमिताभ बच्चन की आय के स्रोत में फिल्म, विज्ञापन, रियलिटी शो तो है ही, उन्होंने रियल एस्टेट में भी बड़ा निवेश किया है। अमिताभ बच्चन के पास मुंबई में जलसा, प्रतीक्षा समेत कई बंगले हैं। अयोध्या में भी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा उनके पास महंगी कारों का भी कलेक्शन है, जिनमें बेंटले, रेंज रोवर, रोल्स रॉयल्स, ऑडी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिग बी की कुल संपत्ति 3190 करोड़ रुपए है। उनकी सालाना आय करीब 60 करोड़ रुपए है। वहीं काम के मोर्चे पर भी वो दमदार दिखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ के गांव के युवा ने कमाल करके दिखाया। पुलिस भर्ती में एक ही गांव से 14 युवाओं को सिलेक्शन हुआ। पूरे गांव में खुशी की लहर है और इन बच्चों के माता पिता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पुलिस की भर्ती के लिए युवा दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के हाथ मायूसी भी आती है। वहीं मेरठ के एक गांव की बात करें तो हर तरफ यही चर्चा हो रही है।
वजह है इस गांव के युवाओं की शानदार कामयाबी। यूपी पुलिस की भर्ती में इस गांव के 14 लोगों ने बाजी मारी, यानी एक भर्ती में 14 लोगों का यूपी पुलिस के लिए चयन हो गया। मेरठ के सरूरपुर के युवाओं ने कामयाबी की ये कहानी लिखी है। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक गांव में इतनी बड़ी संख्या में चयन होना कोई सामान्य बात नहीं है और ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं। गांव के 11 लड़के और 3 लड़कियों का सिपाही के पद पर सिलेक्शन हुआ। इन सभी के नाम प्रीति, टीना, आंचल, अनुज, सनी, अजय, रोबिन, विशांत, सागर, अरविंद, ऋतिक, नईम और प्रदीप हैं। खाने के लिए करता तो उसके लिए भी मन मार लेते थे। एक तरह से वो दूसरी परेशानी, अगर हमारा पहनने के लिए, घूमने के लिए मन कर रहा तो उसको भी हम मन मान लेते थे। नहीं, हमारे बच्चों की कामयाबी होनी चाहिए, इतने पैसे हम बाहर उठाएंगे, इतना हम अपने बच्चों की पढ़ाई में। पुलिस भर्ती में सफल होने वाले उम्मीदवारों में ज्यादातर बेहद ही सामान्य घरों से आते हैं। किसी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो किसी के पिता मजदूरी का काम करते हैं। गांव में 2 सगे भाइयों का भी चयन हुआ है, जिनके पिता पॉपकॉर्न का ठेला लगाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है। पहले तो मैंने 1 रुपए का बुढ़िया का बाल बेचा जी, साइकिल पे जी अपना फेरी करूँ तनु जी। फिर मैंने 2019 में पपड़ी की मशीन बना लेती है, एक पैर से खींचता मुझे ये होया जी। दूसरे पैर में क्या दिक्कत है? दूसरे तो सही है, विकलांग है ना जी। हाँ जी, घर वाले भी विकलांग है जी, दोनों विकलांग है जी। अच्छा, कभी जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो क्या क्या दिक्कतें आई सामने? क्या दिक्कत आई जी? बस यही पढ़ाने का पैसा धेला जी, क्या नाम है, यही दिक्कत आई जी। कुछ हमें सरकार ने सारा दिया जी, विकलांग है जी, पिलसनाथ मारी जी, हमने क्या नाम जी वो है, कुछ खाने का करा, कुछ इंगे तिंगे सही जी। वही पुलिस भर्ती में सिलेक्ट हुई टीना के माता पिता खेती का काम करते हैं। आंचल के पिता मजदूरी करते हैं। माता पिता का भी कहना है कि भले ही जीवन में दिक्कतें आई, लेकिन उनके बच्चों ने हार नहीं मानी। जी बहुत संघर्ष कर जी, गरीब बेटी ना प्यारी, घर का इल्ला भी करा थी जी, सारा घर ही रह के करी शायद प्यारी। जैसा कि आपने बताया पढ़े लिखे नहीं है, नहीं, कितनी मुश्किलों का सामना करना बहुत पड़ा, मुश्किलों का सामना करा जी। बस बहुत हिम्मत तक करी लड़की ने, बहुत वो कर, घर का सारा इल्ला करवाओ थी जी, मेरे सारा काम बटावे थी घर के इल्ले में। साथ साथ आप बताया चला कि स्टेडियम तक जाते थे। हाँ जी, जाना पड़ता था जी, क्या करें, बस कामयाब रोटी बनवाई। हाँ जी, वो भी सारा कर लेता है जी, कुछ ही करवा लो उस पर भी। इसके बदौलत जी घाट पर पड़ गई थी जी, बताओ कौन तो करता है जी। सरूरपुर गांव की आबादी करीब 8000 है। 14 युवाओं ने गांव का नाम रोशन किया है, जिससे गांव के दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिली है। गांव में बधाई और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वृंदावन में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर आए दिन लोगों पर हमला करते हुए सामान छीनते दिख रहे हैं। बांके बिहार मंदिर जाने वाले रास्ते पर बंदर ने एक श्रद्धालु का मोबाइल छीन लिया और वापस तब दिया जब सौदेबाजी के बाद उसे फ्रूटी मिली। वृंदावन में बंदरों का आतंक है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बंदर आए दिन श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, जिससे श्रद्धालु भी परेशान हो जाते हैं। बंदर हमला करने के लिए आते हैं और लोगों से उनका सामान छीन लेते हैं, कभी मोबाइल, कभी पर्स तो कभी चश्मा। ऐसे दृश्य वृंदावन में रोज दिखते हैं। एक श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर जा रहा था, तभी अचानक एक बंदर आया और उसके हाथ से मोबाइल छीन कर ले गया। जब तक इस शख्स को कुछ समझ में आता, वो वहां से भाग गया। इसके बाद बंदर एक दीवार पर चढ़ गया। अब श्रद्धालु को समझ ही नहीं आया कि क्या किया जाए, वो परेशान हो गए। तभी कुछ स्थानीय लोग आए, उन्होंने बंदर को पीने के लिए फ्रूटी दे दी। शायद बंदर भी इस इंतजार में था कि अगर कोई खाने की चीज दे तो बात बन सकती है। इसके बाद बंदर ने भी श्रद्धालु को उसका मोबाइल फोन लौटा दिया। तब जाकर उसने भी राहत की सांस ली। उसे तो लगने लगा था कि अब उसका फोन मिलेगा ही नहीं। बंदर के फोन लौटाने के बाद उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसी तरह कुछ और बंदरों ने आतंक मचाया। उनके हाथों में लोगों के चश्मे थे। बंदरों ने श्रद्धालुओं को काफी दौड़ाया। कई लोग अपना चश्मा पाने में कामयाब हुए तो कई मायूस भी हुए। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट।
इस बार चार धाम की यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। अभी से होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है और दूसरी ओर प्रशासन भी इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जहां 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री, 2 मई केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। माना जा रहा है कि इस साल की यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और मई जून महीने के लिए धाम के आसपास के होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग और व्यापारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस समय इंक्वायरी आनी शुरू हो गई है, पर्यटकों का काफी उत्साह है इस समय मौसम भी बहुत खुशगवार है, ठंड है, बद्रीनाथ धाम में बर्फ है, जो लगता है कि यात्रियों को देखने को मिलेगा। और रोडों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सड़कें बनी हैं, तो लगता है इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा यात्री आएंगे। का आगाज 30 अप्रैल से हो रहा है और यहाँ पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर अगर बात करें तो इस बार भी गत वर्ष की अपेक्षा तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ना निश्चित है और जिला प्रशासन इस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़कों का काम जगह जगह पर जो स्थिति खराब थी वो ठीक होने दुरुस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ धाम तक लगभग 400 किलोमीटर सड़कों का डामरीकरण और सड़कों से मलबा हटाकर इसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन भी बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों के साथ बिजली, पानी और दूसरी व्यवस्थाओं को जानने में जुटा है। चारधाम यात्रा में जो तैयारियां हैं उसमें प्रमुख तो हमारी कबीरधार से बद्रीनाथ तक का जो हाईवे है, जिसको NHIDCL और BRO मेंटेन करता है, उसके कार्यों का है कि वहाँ जितने भी सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन्स डेवलप हुए हैं उनका मरम्मत और डामरीकरण सड़क का समय से हो जाए और बद्रीनाथ धाम के अंतर्गत बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों ने अपने टेंडर जारी कर दिए हैं, जो ओपन भी हो गए हैं। उत्तराखंड की आर्थिकी का सबसे बड़ा आधार चारधाम यात्रा है। ऐसे में सरकार भी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखती है और व्यवस्थाएं बनाने में जुट गई है, जिससे चारधाम यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। आधार कार्ड से लिंक होंगे वोटर ID कार्ड। आधार और वोटर कार्ड जोड़ने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के आधार के बाद ये फैसला लिया गया। EC, गृह सचिव और कानून मंत्रालय की बैठक हुई। UIDAI के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आधार कार्ड से लिंक होंगे वोटर ID कार्ड। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया। राकेश राठौर को जमानत मिली है। 1-1 लाख के 2 बॉन्ड्स पर सांसद की तरफ से दाखिल की गई। सांसद को यौन शोषण मामले में जमानत मिली थी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जमानत दी। विवेचना में धारा 69 की वजह से अटकी रिहाई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी थी जमानत। सीतापुर से बड़ी खबर, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी। यौन शोषण मामले में मिली थी जमानत। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत। गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद के मामले में आज कमिश्नर कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन फैसला नहीं आ सका। अब मस्जिद कमेटी की निगाहें कमिश्नर कोर्ट पर टिकी हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आने वाले 2 से 4 दिन में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि मस्जिद कमेटी के लोगों ने 2 मंजिला निर्माण को पहले ही ध्वस्त कर दिया। घोष कंपनी चौराहे पे स्थित अबू हुरैरा मस्जिद के मामले में आज कमिश्नर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इस मामले में आज फैसला आना था, लेकिन कमिश्नर ने फैसला नहीं सुनाया। अब वो फैसला आने वाले 2 से 3 दिनों में सुना सकते हैं। इस पे लिखित बहस हो चुकी है, लिखित जवाब दाखिल किया जा चुका है और अब सिर्फ फैसला आना बाकी है। हालांकि इस फैसले से पहले ही जो मस्जिद कमेटी के लोग थे, उन्होंने जो अवैध निर्माण था 2 तल उसको तोड़ लिया है। अब सिर्फ 2 तल बचे हैं। इस हिसाब से करीब 1100 से 1200 स्क्वायर फीट के बीच में ये मस्जिद बची है।
तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कमिश्नर कोर्ट द्वारा जो फैसला होगा एक बार फिर से जीडीओ को रिवर्ट कर दिया जाएगा और जीडीए के द्वारा अब कमेटी को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।